अभी देख लीजिए। और ऐसा वैसे चलता नहीं है बार बार कि आप ट्राई करें ना करें, बैठ जाइए इधर। सो द क्वेश्चन इज हियर, गुरमन कमेंस द बिजनेस, गुरमन कमेंस द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख। इन्हें बेटे इन्हें इसको बेसिकली कहा जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन। पहले आप देख लें कि आपको निकालना क्या क्या है। व्हाट दे आर सेइंग, बहुत कुछ निकालने के लिए कह रहे हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गुरमन, वो निकालने के लिए बोला। व्हाट इज, एक एक करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसको मैच करते चलेंगे आगे, है ना, एक एक करके। तो जहां जहां सॉल्व करने की जरूरत हो वहां सॉल्व करेंगे उसको, जहां सॉल्व करने की जरूरत होगी उसको नहीं करेंगे। ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैं कुछ अलग से नहीं लिख रहा। आपकी बुक का एक इलस्ट्रेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या, कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बिजनेस। तो कैपिटल जो उसने लगाई थी वो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, वो लैंग्वेज से पता चलेगा हमें। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ये यहाँ से हटा देते हैं इसको। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, द लैंग्वेज इज वेरी क्लियर हियर कि, यहाँ देख लीजिए, व्हेन ही स्टार्टेड द बिजनेस। पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे फिर ऊपर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। दैट विल बी मच बेटर अप्रोच। तो यहाँ हम लेके चल रहे हैं कि ही स्टार्टेड बिजनेस, लिखा है इसने क्या, ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ कैपिटल 15 लाख रुपया। आउट ऑफ द सेट वो उसने क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे चलते हैं। ही पेड परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ही फर्दर स्पेंड 2 लाख फॉर फर्निशिंग द शॉप, 35,000 फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर। ठीक है, ऐसा करके उसने बोला, ऐसा करके उसने बोला यहाँ पर। और 10,000 इज येट टू बी पेड टू द सप्लायर ऑफ कंप्यूटर, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसके पास। पहला पार्ट जो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं क्या, कैपिटल। सो व्हाट वी हैव टू राइट फॉर द कैपिटल हियर। कैपिटल जो उसने स्टार्ट करी थी, जो स्टार्ट किया था 15 लाख से किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट कितना किया, क्या कहीं उसने आगे तो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, वो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पता चला कहीं आगे भी पैसा उसने कुछ इन्वेस्ट करा हो। ही सोल्ड गुड्स इतने की थी, इतने की थी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हो गया, दीज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, द रिस्पॉन्स। ही डिसाइडेड इन होम अप्लायंसेज एंड ऑल्सो फर्दर इन्वेस्टेड 5 लाख रुपया। तो ये भाई देखिए आपके पास क्या है, ये फर्दर इन्वेस्टेड जो ये, और जो ऊपर 15 लाख है ये, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितने की होगी, 20 लाख रुपीज की होगी। दैट्स फाइन। अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं निशान लगाते चले। 15 + 5 लाख यहाँ पर चला गया। सो माई फाइनल वैल्यू इज 20 लाख। 20 लाख हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई। दिस इज वी हैव डन। और थोड़ा आगे चलते हैं आप। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमसे, देखिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, सो वी गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय गुरमन इन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स किसको बोलेंगे भाई, हम जरा देखें। फिक्स असेट्स क्या बोलेंगे उसने, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है तो उसे फिक्स असेट्स नहीं बोलते, उसे करंट असेट्स बोलते हैं। उसने क्या किया, ही फर्दर स्पेंट 2 लाख फॉर फर्निशिंग ऑफ द शॉप, 35,000 फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर। 2,35,000 उसने कहाँ लगाया है, फिक्स असेट्स पे। कंप्यूटर भी फिक्स असेट्स है। फिनिशिंग, वो दीवारों की सुंदरता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, फिटिंग, फर्निशिंग, सब आपके फिक्स की कैटेगरी में चलते हैं। तो देखिए जरा, एक चीज और देखते हुए चलना, जरा देखिए यहाँ पर आपके आंसर्स के साथ भी दिख रहा है, देखिए। पहले वाला आंसर का करेक्शन आ गया था हमारा, दूसरे वाले का भी करेक्शन आ गया, 2,35,000 का। ठीक है, तो विल कीप मैचिंग द थिंग्स यहाँ। फर्निशिंग 2 लाख का हो गया, 35,000 का क्या कवर हो गया इसका, फिक्स एसेस का। फिक्स एसेस इसको बोलेंगे फर्निशिंग। और जो उसने कंप्यूटर खरीदी था वो फिक्स एसेस की कैटेगरी में चले जाएंगे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं अगर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल परचेजेस। टोटल परचेज से फर्क नहीं पड़ता, कैश है या क्रेडिट है कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल परचेज बोला है उसने, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स, गुड्स नहीं, आगे देखते हैं यहाँ पर। ही पेड 10 लाख फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। 10 लाख की चीजें तो उसने यहाँ खरीद ली हैं, ठीक है। सो परचेज है तो मैं इस पे पी लिख देता हूँ, परचेज। एक तो परचेज ये हो गई। ही सोल्ड गुड्स कॉटन कितने की थी, 3 लाख ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिटर्न कर दिया, वो भी छोड़ दीजिए। दीज गुड्स वर रिटर्न टू सप्लायर, ये भी छोड़ दीजिए। ही परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लायंसेस फॉर 8 लाख, आउट ऑफ विच परचेज कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला परचेज कितने का है यहाँ पर देखिए, 8 लाख रुपए का है। कैश में क्या क्रेडिट में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, परचेज परचेज है। कितने की परचेज करी, 8 लाख की। उसके बाद आगे देखिए, एलईडी टेलीविजन कॉस्टिंग डिस्ट्रॉयड, गुरमन रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम, कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,35,000, वॉज अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, फर्दर अलाउड डिस्काउंट। ये कस्टमर ने हमसे सामान खरीदा तो क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा।
परचेज नहीं, परचेज शब्द लिखा है, लेकिन इसे परचेज नहीं मानना, इसे सेल्स मानना है। ही पेड सैलरी टू श्याम हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास परचेज नाम की कितनी चीजें आई हैं आपके पास? 10 लाख का परचेज और 8 लाख का परचेज। या इसने टोटल परचेज बोला, इसने नेट परचेज नहीं बोला। व्हाट इज द डिफरेंस? टोटल परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस होती है तब क्या बनता है? नेट परचेज बनता है। तो इसने बोला टोटल परचेज। सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन वेरी क्लियरली सेज what is the amount of total purchase. It is not saying what is the amount of net purchase. नेट का मतलब होता है कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, माइनस परचेज रिटर्न। नेट सेल्स क्या होती है? कैश सेल्स, क्रेडिट से टोटल सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न। अरे आपकी इफेक्टिव परचेज क्या है? आपने कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, टोटल कर लिया। मान लो 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख खरीदा, 10,000 की चीजें वापस कर दी, तो आपकी एक्चुअल परचेज कितनी है? 9,90,000 की। ऐसे लेके चलना है, ठीक है। तो आपके आंसर में क्या दिखता है जरा देखिए नीचे। परचेज कितने की होगी आपकी? 18 लाख रुपए की होगी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ऊपर क्या, कि क्या हमारे क्वेश्चन में कोई अन नॉन करंट लायबिलिटी है? ऊपर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसा जो हमने लंबे समय के लिए कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा हो, कोई बिल्डिंग प्लांट मशीन के अगेंस्ट लोन ले रखा हो। पूरे का पूरा क्वेश्चन मैंने नीचे से ऊपर देखा है, हमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वी कांट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे उसको, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, अनरिकॉर्ड। ये जो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है? नील है, ठीक है। हाँ, अच्छा, फर्निशिंग फिक्सेस कैसे होता है, चलिए जी मुझे बताते हैं। कभी आप सिनेमा हॉल जाते हैं, कभी मल्टीप्लेक्स वगैरह में जाते हैं? वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है आपको? सिर्फ खाली, खाली हॉल। लाइक ये जो इतना बड़ा आपके पास दिख रहा है बेसमेंट, इस बेसमेंट से मैं कुर्सियां हटा दूं, सारी कुर्सियां, कैमरा, टीवी, पंखे शंखे सब हटा दूं, प्लेन रॉ। लाइक मैंने हैव टेकन दिस बेसमेंट हियर, इसमें सब एसी लगे हुए थे, ठीक है। कैमरा, फैन वैन, ये ट्यूब लाइट एक्स्ट्रा वगैरह, लाइट वाइट सब मैंने खुद लगाई। तो मैंने क्या किया, इस जगह को क्या किया, फर्निश किया। फर्निश करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फर्नीचर ला के दिखा दिया। फर्निश का मतलब होता है एडिंग एडिशनल इक्विपमेंट्स। नहीं बेटा, व्हाइट वॉश फर्निशिंग थोड़ी कहलाती है। व्हाइट वॉश फर्निशिंग नहीं कहलाती है। वो तो मेंटेनेंस है, वो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहलाएगी। फर्निशिंग का मतलब होता है कि आप किसी शोरूम को अगर फर्निश करते हैं तो क्या करते हैं? बैठने का इंतजाम करते हैं, मतलब आप कबर्ड, अलमारियां बनवाते हैं, उसके रैक्स बनाते हैं, शेल्फ्स बनाते हैं। अच्छा, कभी देखा नहीं किसी मॉल में जब कोई दुकान रेनोवेट हो रही होती है तो क्या होता है? तुम टी शॉप जा रहे हो ना, जा रहे हो ना, टी शॉप में एक रेस्टोरेंट पड़ता है कंबोज, देखा वहाँ क्या हो रहा है? रेनोवेशन चल रही है उसकी। टाइलें बदल दी उसने, दीवारें बदल दी उसने, अंदर का फर्नीचर बदल दिया, लेआउट बदल दिया। तो वो ऐसा थोड़ी है कि आज तुम्हें खाना खिला के कल तोड़ के फिर दोबारा करेगा। इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। फर्निशिंग है वो, एसेट्स है उसकी, फिक्स एसेट्स है उसकी, टेंजिबल एसेट्स है उसकी। बेस्ट एग्जांपल है, आपके फादर ने कोई दुकान ली, दुकान का इंटीरियर पुराना था, आपने हटा के उसे नया इंटीरियर बना दिया। वो इंटीरियर थोड़ी होता है कि तुम कुछ दिन रहोगे उसको दीवार से उतार के फेंक दोगे उसको। इट विल रिमेन फॉर 5, 10, 15 ईयर, जब तक उसकी उम्र होती चलती है। किसी बैंक में चली जाए, नई नई ब्रांच में, बैंक की नई ब्रांच में देखे होंगे ना आप लोगों ने, कस्टमर के रखने की टेबल होती है, शीशे लगे रहते हैं, टेबल लगे रहते हैं, कंप्यूटर टेबल लगी रहती है, ऊपर लाइटें लगी रहती है, इन्हें फर्निशिंग कहते हैं भाई। दे आर परमानेंट। हाँ, ट्यूबलाइट बदल दी जाएगी, ट्यूबलाइट तो बदल लेंगे ना हम लोग, वो तो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। लेकिन ट्यूबलाइट के होल्डर थोड़ी बदलेंगे, वो तो परमानेंट रहते हैं। फर्निशिंग कहते हैं उसको। सो दैट इज व्हाट दे आर फिक्स्ड एसेट्स। अगला क्वेश्चन क्या था भाई हमारे पास यहाँ पर? व्हाट आर द करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन एक साल आपको वापस करना ही करना है, ठीक है। जरा जानने की कोशिश करें क्या, और प्लीज समझिएगा, करंट लायबिलिटी में दोनों तरह की लायबिलिटी आएंगी। अगर आपने गुड्स खरीद ली उधार पे वो भी आएगा, और अगर आपने कोई एसेट्स उधार पे खरीदी है और उसको एक साल के अंदर अंदर पे करना है, वो भी करंट लायबिलिटी कहलाएगा। मतलब एनी एक्सपेंस, एनी अमाउंट विच यू हैव टू पे विद इन अ फाइनेंशियल ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, उसे क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी कहते हैं। सुनो जरा क्या क्या दिखता है हमें यहाँ पर। कंप्यूटर के कितने पे करने हैं आपने अभी? 10,000 पे करने हैं कंप्यूटर के, ठीक है। 10,000 पे कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप कंप्यूटर खरीदेंगे और उसका पैसा 2 साल तक टांग के रखेंगे उसको? प्रैक्टिकली सोचिए। आपने आपने कोई बिल्डर से घर खरीद लिया, तो अगर आपने ईएमआई में खरीदा तो 10 साल, 20, 15 साल की इंस्टॉलमेंट बन जाती है। लेकिन कंप्यूटर जैसी चीज जो होती है, खुद भी सोचो आप। लाइक आई परचेज अ लैपटॉप फॉर माई डॉटर, एक एप्पल का लैपटॉप खरीदा मैंने। एप्पल का स्टोर खुला था ना, नया नया यहीं के आसपास खुला था मेरे ख्याल से, लॉजिक्स में खुला था वो स्टोर। वहां जाके एक एप्पल का लैपटॉप लिया मैंने।
फिर 6 महीने की ईएमआई पे ले लिया। इट कॉस्ट मी अराउंड 1,10,000। 6 महीने की। उसने बोला 6 महीने की इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है, स्टूडेंट डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो बेटी ने अपना आई कार्ड दिखाया, उसने स्टूडेंट डिस्काउंट दिया, मैंने 6 महीने की ईएमआई बना दी। क्या वही लैपटॉप मुझे वो 2 साल की ईएमआई पे देगा क्या? मैक्सिमम मैक्सिमम 1 साल की ईएमआई पे देते हैं वो। तो इस तरह की चीज, तो ये जो 10,000 रुपया था, ये क्या कहलाया आपका? करंट लायबिलिटी कहलाया। देखिए हमारे आंसर के अंदर ये लिखता है जी। नहीं बेटा, वो नहीं, पहले मैं एक पार्ट को लेके चल रहा हूँ ना। 10,000 तो हमारे पास ये हो गया। आई कंसिडर दिस एज अ करंट लायबिलिटी, अगर मान के चलें। उसके बाद उसने फिनिशिंग विनिशिंग कुछ नहीं करा, आगे बोलते हैं ये तो सेल्स करा, इससे तो हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स बनेगी। ही सोल्ड गुड्स क्रेडिट, क्रेडिट वाली भी छोड़ देना अभी। दीज गुड्स कॉस्टिंग रिटर्न टू सप्लायर, लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, उसने भी हो गया। ही परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लायंस 8 लाख, आउट ऑफ विच 2 लाख वर टू बी ऑन क्रेडिट। तो 2 लाख ये हो गया। ठीक है, ऊपर किसका था वो 10,000 रुपये किसका था? सप्लायर। नीचे चलते हैं जरा आगे। कस्टमर ने हमसे चीज खरीद ली, ही पेड सैलरी 55,000 की, 5,000 येट टू बी पेड, 5,000 ये भी हो गया। किसी की सैलरी अगर आपको पे करनी है, वो भी तो करंट लायबिलिटी बनेगी आपकी, इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज ऑल्सो देयर। ही इंश्योर्ड द गुड्स हो गया, ठीक है जी। 5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर एडवांस हो गया, जर्मन बिड्री हो गया। जर्मन बोल रहा हूँ, गुरमन है ये। ठीक है। 3 आइटम दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक तो 10,000 दिख रहा है, एक 2 लाख दिख रहा है, और 5। ठीक है, तो चलो देखिए। लेट मी कंप्लीट, मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, रुक जाइए। पहले इधर देख लेते हैं। तो इसने क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना, देखो। इसने कंप्यूटर प्रिंटर लिखा, 2 लाख लिखा, और सैलरीज लिखा, ठीक है। और परचेज रिटर्न माइनस करा है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा मैं, आई मे एग्री आई मे नॉट एग्री विद दिस आंसर, पर मैं जरा देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्यों इसने परचेज रिटर्न माइनस करके हमारी करंट लायबिलिटी को रिड्यूस किया। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? क्या माइनस करना छोड़ दिया? सुनो ध्यान से। 10,000 येट टू बी पेड टू द सप्लायर ऑफ द कंप्यूटर। ही सोल्ड गुड्स 5 लाख की, 7 लाख में इन कैश। और अब पहले ये देख लो, 5 लाख की चीजें 7 लाख में बेची हैं। तो 5 लाख पे कितना परसेंट प्रॉफिट लगाया उसने? 2 लाख का प्रॉफिट लगाया ना। 5 लाख पे कितने का प्रॉफिट लगाया? 2 लाख का प्रॉफिट लगाया, करेक्ट। ये बात ठीक रहेगी आपको? अब मुझे बताइए, 2 लाख का प्रॉफिट है, आउट ऑफ कितना? 5 लाख। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज में कितना बनता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 जा, तो कितना बनता है? 40%। यानी कि वो चीजों को 40% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक। चलो इसका कहाँ इस्तेमाल होगा वो अभी दिखाता हूँ आपको मैं। उसके बाद उसने क्या करा, गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000, वो 3,10,000 में उसने क्रेडिट पे बेच दिया। किस पे बेचा? क्रेडिट पे बेच दिया, ठीक है। तो ये क्रेडिट सेल्स के आगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 वो रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। और इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी। ये रिटर्न कर दी सप्लायर को। अब जरा समझिए, क्यों बुक ने इस 25,000 की, ये जो 20,000 की रिटर्न की चीज थी, इसे करंट लायबिलिटी का रिडक्शन माना। जब हमने सामान खरीदा कैश में, तो कैश चला गया, ठीक है, हमने कैश दे दिया। और कुछ सामान हमने उधार खरीदा था। जो सामान हमने उधार खरीदा था उसकी पेमेंट हमने करनी थी, याद है? जब हमने पेमेंट करनी है और 20,000 की चीज डिफेक्टिव आ गई, तब हम पेमेंट कितने की करेंगे उसको? 20,000 कम करके करेंगे ना। तो क्या हो गया? दैट इज द रीजन कि क्या किया गया यहाँ पर। इसी रीजन की वजह से क्या किया, देखो यहाँ पर, वो 20,000 रुपए की जो परचेज रिटर्न है वो माइनस करी गई। अंडरस्टूड द पॉइंट? मैं अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो मुझे पे करना है, रिटर्न उसी से तो माइनस करूंगा। या ये बोलूंगा उसको कि जो तुझे कैश दिया वो वापस कर मुझे। वो कहेगा भैया कैश क्यों वापस करूं, तुमने मेरा पैसा देना है ना, 20,000 मत देना। तो मेरी करंट लायबिलिटी 20,000 से कम हो गई ना, तब जब मैंने चीजें वापस कर दी। मन में क्वेश्चन उठता है ना कि भाई कैसे मान लूं मैं कि 20,000 रुपये जो मैंने रिटर्न करा वो करंट लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। तो जब मैं चीजें वापस करूंगा, तो आई हैव फर्स्ट ऑप्शन कि मैं कैश मांग लूं उससे। वो कहेगा कैश क्यों मांग रहा है भाई, तूने मेरा 2,20,000 रुपये देना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उससे एडजस्ट कर लें, मैंने कहा कर लो। एंड इन 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 रियलिटी ऐसे ही तो होगा। अच्छा, अगर सारी की सारी चीज हमने कैश में खरीदी होती, तो हम एक बार को बोलते उसको कि भाई ये पकड़ अपना सामान, मेरा कैश वापस कर, है ना। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। कुछ गया कैश में, कुछ गया क्रेडिट में। तो जो क्रेडिट परचेज हमने करी थी, हमने चीजें वापस करी, तो क्रेडिट परचेज की जो पेमेंट है वो रिटर्न माइनस करके हमें क्या होगी, देनी पड़ेगी।
तो मेरी करंट लायबिलिटी कितने अमाउंट से कम हो गई? जितना अमाउंट मैंने रिटर्न किया था कॉस्ट। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, तो चीजें हमने वापस करी है, कितने की है वो? 20,000 कॉस्ट की है, 25,000 वाले नहीं, हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो 20,000 ये आपका करंट लायबिलिटी से कम होगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में आपको 20,000 रुपये एडजस्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, एनीबडी हु इज फीलिंग डिफिकल्ट हियर? उधर से समझ में आई बात? पता चल रहा है? नॉर्मल सी चीज है कि जब हमने उधार सामान खरीदा हुआ है, कुछ सामान वापस कर रहे हैं, तो हमें उतना पैसा कम देना पड़ेगा। तो दैट विल रिड्यूस माय करंट लायबिलिटी। दैट पार्ट इज डन। और चलते हैं आगे जरा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर, ये रहा। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, इसने गुड्स इंश्योरेंस कर दी 10,000 रुपए की, 10,000 का प्रीमियम दिया, आउट ऑफ 5,000 आर फॉर द नेक्स्ट ईयर। कोई भी एक्सपेंस जो आप अगले साल के लिए पे करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रीपेड कहलाता है। तो 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, और कहीं तो प्रीपेड नहीं है ना, देखो, है कहीं? नहीं है, तो देखें जरा आंसर के साथ मैच करता है नहीं करता। ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 5,000 का हो गया। ठीक है, और चलते हैं आगे। नाउ द फर्दर क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि हमने कितना पैसा चुकाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है? देखिए जरा कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे पास। ही हैड टू पेड सैलरी 55,000, 5,000 वर येट टू बी पेड। ये क्या कहलाया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? पर क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सिर्फ सैलरी आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी या कुछ और भी गिना जाएगा? सोचो। हम्म, यही मानेंगे और कुछ? हाँ जी बेटा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। कंप्यूटर जो थी मेरी एसेट्स थी, एसेट्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। एसेट्स का आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटी है हमारी, पर क्या हम उसे, इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सपेंस। कंप्यूटर जो था हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा क्या है? एसेट्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं है। कोई और चांस बनता है किसी का होने का? ठीक है, सी व्हाट आंसर सेज, देखो जरा क्या लिखा है। 5,000 लिखा है। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास क्या बना है यहाँ पर, द अनदर पार्ट व्हाट इज दैट? हमने 5,000। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बताओ, परचेजेस जो होती हैं वो भी क्या होती हैं आपके लिए? परचेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं आपके लिए? वो भी तो एक्सपेंस होती है ना? क्यों परचेजेस के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को मैंने इसके अंदर नहीं डाला? और मैं उसका रीजन बताता हूँ। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि परचेज इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, हाँ या ना? अब परचेज में भी तो हमने कुछ पैसा नहीं दिया था, क्रेडिट परचेज करी थी, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों नहीं माना? प्लीज अंडरस्टैंड। जब आपने गुड्स परचेज करी तो आपके ऊपर उधारी चढ़ी और आपको गुड्स मिली, लेकिन जब आपने सैलरी पे करी तो क्या हुआ? कैश गया और एक्सपेंस हुआ, बदले में कुछ मिला थोड़ा ही फिजिकल। तो वहां और एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इनकर होते हैं, उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। एक्सपेंस क्या होती है? एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। जैसे मान लो आपने क्या करते, रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिया, यू एंजॉयड एंड यू एक्सपीरियंस्ड गुड डाइनिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप 5,000 का खाना खाते हो, बंदा 5,000 का आपका एक प्रेशर कुकर पकड़ा देता है, तो तब मैं उसे क्या बोलूंगा? तब उसे मैं एक्सपेंस थोड़ी बोलूंगा। मैंने 5,000 दिया, मेरे पास एक प्रेशर कुकर आ गया, मेरे लिए तो असेट्स हो गई वो। देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंस है वो, लेकिन उससे मेरी करंट असेट्स बढ़ रही है। मैंने सैलरी पे कर दी, मेरा कैश कम हो गया, करंट से थोड़ी बढ़ी है। इट इज अ डेड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी सीधी। तो सैलरी वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एक्सपेंस में गिना जाएगा, लेकिन परचेज का आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर में गिना जाएगा। इसमें गिना जाएगा क्रेडिटर में। वो एक्सपेंस की कैटेगरी में तो होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं होता, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लायबिलिटी अलग होती है और क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी अलग हो जाती है। इसलिए दोनों को सेपरेट लेके चलते हैं। और चलिए आगे जरा। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर? डेटर से कितना पैसा वसूलना है, आओ जरा देखते हैं। हमने 5 लाख की चीजें 7 लाख में बेची थी, तो हमारा कितना हो गया? 7 लाख की चीजें बेची थी इन कैश में, ये तो बेकार हो गया। डेटर कब बनते हैं? जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो 5 की चीजें 7 लाख कैश में बेची, ये किनारे कर दीजिए, ये प्रॉफिट लॉस बाद में देखा जाएगा। फिर हमने 2,50,000 की चीजें कितने में बेची? 3,10,000 में बेची, क्रेडिट में बेची। तो क्रेडिट में बेचने से हमारे क्या बन गए? डेटर बन गए।
और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 वो रिटर्न फॉर डिफेक्टिव। इसमें से 25,000 का सामान क्या होगा, डिफेक्टिव हो गया। तो जो हमारे डेटर हैं वो 25,000 कम करके हमें पैसा देंगे ना। सुनो, कोई व्यक्ति आपसे 3,10,000 का सामान लेके चला गया, हमने कहा ठीक है भाई 3,10,000 तू देगा। 10 दिन बाद वो कहता है कि सर जी 25,000 का सामान बेकार है, हमने कहा वापस कर दे। क्या अभी हम उसे 3,10,000 लेंगे? 25,000 कम करके लेंगे ना। तो मेरा डेटर कितने से कम हो गया? 310 माइनस 25,000 हो गया। ठीक है, और कुछ? और कुछ है कहीं डेटर? और कुछ खरीदा उधारी में? ये रहा ना। नहीं, वो तो बेचना, हम तो सेल की बात करें ना। और मिस हैंडलिंग छोड़ दीजिए यहाँ पर। और कस्टमर परचेज हो गया, ये रहा। कस्टमर परचेज गुड ना। ये तो भाई कैश में है। ये तो ट्रेड डिस्काउंट भी है। और उसे हमने क्या कर दिया, पेमेंट विद इन एग्रीड टाइम कर दी। तो अगर कस्टमर ने पेमेंट टाइम पे कर दी तो वो तो कैश सेल्स कहलाएगी। तो क्रेडिट सेल्स कितने की बनी है आपके पास अब? देखें जरा, कितने की क्रेडिट सेल्स बनी है, सीधा आंसर हियर। ये रहा। अमाउंट ड्यू फ्रॉम क्रेडिटर की डेटर कितना है, 310 माइनस 30,000 का रिटर्न। हाँ जी। किसने? आप पहले ये समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन हमसे क्या निकलवा रहा है, डेटर निकलवा रहा है। डेटर कब अराइज होता है, जब क्रेडिट सेल्स होती है। क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में कितने की हुई है बताइए? क्रेडिट सेल्स कितने की हुई है? नहीं नहीं, पहले एक बार बताओ मुझे, पहले एक छोटी सी बात समझना। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमने डेटर कितने हैं। डेटर का जन्म कहाँ से होता है, क्रेडिट सेल्स से। आपके पूरे क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स कितने की दिख रही है, 310 की। उनमें से 25,000 की चीजें वापस चली गई, तो जो बच गया वो डेटर बन गया ना हमारा। तुम्हारा डाउट क्या है? अरे पापा रुक तो जा, रुक तो जा। गुड्स की कॉस्ट 250 है। एक बात बताओ, तुम हो एक सेलर, तुमने कोई आइटम 50,000 में खरीदा, तो तुम अपने कस्टमर को 45,000 में बेचोगी? बताओ मुझे क्वेश्चन। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। क्या 50 की चीज आप 45 में बेचोगी? ऑब्वियसली नहीं बेचोगी। क्या 50 की चीज 50 में बेचोगी? ऑब्वियसली नहीं बेचोगी। 50 की चीज 55 में बेचोगी? डेफिनेटली होगा। तो उसने 2,50,000 की चीजें क्या करी थी? देखो, गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख 7 लाख में बेची, और गुड्स 2,50,000 की जो कॉस्ट थी उसको कितने में बेचा, 310 में बेचा ऑन क्रेडिट। तो जो क्रेडिट सेल्स है वो 250 नहीं, 310 की मानी जाएगी। क्रेडिट जो है वो 250 के नहीं, 310 के माने जाएंगे। नहीं बेटा, मेरी बात समझ। 2,50,000 की चीज में प्रॉफिट मार्जिन लगा के उसने 310 में बेच दिया, और उधार बेच दिया। तो डेटर कितने के हो गए, 250 के थोड़ी होंगे, 310 के होंगे ना। डेटर आर एसोसिएटेड विद द सेल्स प्राइस, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट प्राइस। पिछली बार मैंने बताया था, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के तो सेल्स बनता है। तो सेल्स प्राइस से डेटर लिखा जाएगा ना, कॉस्ट से थोड़ी लिखा जाएगा डेटर। तो डेटर की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 310। 310 में से 25,000 का वापस कर दिया, तो डेटर कितने के रह गए, 285, जो भी अमाउंट था वो वाला हो गया। ओके विद एवरीबडी। और आगे चलते हैं। ठीक चल रहा है अभी? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है अब? पहले देखो क्रेडिटर कितने के थे हमारे। सी यहाँ क्वेश्चन में क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर लिखे थे कहीं हमने? चलो क्रेडिटर ढूंढते हैं, ऊपर आ जाइए। कहाँ है क्रेडिटर्स? ही फर्दर स्पेंड फर्निशिंग हो गया, परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर हो गया, 10,000 येट टू बी पेड टू द सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। देखो इसे करंट लाइबिलिटी तो बोलते हैं, लेकिन आई हैव टू कंफर्म इट। देखो कोई एसेट्स अगर आप उधार पे खरीदते हो, तो देखो क्रेडिटर शब्द और डेटर शब्द लगता है गुड्स के अगेंस्ट क्रेडिट पर, एसेट्स के अगेंस्ट क्रेडिट पर नहीं लगता वैसे। ठीक है, वो वेंडर बोलते हैं उसको। और वो करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो गुड्स वाली करंट लाइबिलिटी नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्रेडिटर और डेटर शब्द हम यूज करेंगे गुड्स वाली लाइबिलिटी या गुड्स वाली एसेट्स के लिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। गुड्स ऑन क्रेडिट हो गया, परचेज कहाँ गया यार, ये वाला ना। तो 2 लाख रुपए की उसने क्रेडिट में खरीदी थी चीजें, उसके बाद उसने कुछ सामान वापस करा था। ये तो रहा।
ये रहा 20,000 रुपये का, ये वापस करा, तो 2 लाख का क्रेडिट हो गया ये। और एक क्रेडिट और भी तो किया था उसने, 2 लाख -20,000, है ना। तो आपके क्रेडिटर कितने के हो गए? 2 लाख के तो ये थे। क्या उस 10,000 को क्रेडिटर में इंक्लूड करा है? करा है नहीं करा, बताइए। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो क्रेडिटर अगेंस्ट एसेट्स थे। क्रेडिटर गुड्स के अगेंस्ट एसेट्स एक्सेप्ट होते हैं। तो 2 लाख रुपए के आपके क्रेडिटर थे, जिसमें से कितने का सामान आपको वापस रिटर्न कर लिया? 20,000 का। तो क्रेडिटर की फाइनल वैल्यू कितनी रह गई? आप 180। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये 180 पे चले आए। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी रह गई है? ये वाली। आप देख रहे हैं, इसने एसेट्स वाला क्रेडिटर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि क्रेडिटर और डेटर शब्द यूज होंगे सिर्फ गुड्स के लिए, एसेट्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये पार्ट हो गया आपका नाइन्थ पार्ट, और चलते हैं आगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? याद है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू? देखे जरा कितनी दिख रही है। हाँ जी बेटा, गुड्स के लिए क्या कर रहे हैं यूज? फिर क्या हुआ? करंट असेट्स नहीं है वो। तो क्रेडिटर शब्द करंट असेट्स में गुड्स से रिलेटेड होता है। कंप्यूटर तो क्या था, नॉन करंट असेट्स है। तो उसके लिए हम वेंडर शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे उसने बोला। उसके लिए हम क्रेडिटर शब्द यूज नहीं करते हैं। क्रेडिटर शब्द, डेटर शब्द यूज होगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाली चीजों को डील करने के लिए, एसेट्स के लिए नहीं यूज करेंगे उसको। तुमने कर रखा है इसको? अच्छा चलो ठीक है, थक गई होगी ना, एग्जॉस्ट हो गई। चलो क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हमारे हाथ में? वी परचेज गुड्स कितने की थी हमारे पास? हमने सामान कितने का खरीदा था, देखिए जरा। ये रहा, हमने कितने का सामान खरीदा? ही ऑन द सेट 15, ही पे 10,000 फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। 10 लाख रुपए का तो आपने सामान ये खरीद लिया, ठीक है जी। 10 लाख का सामान ये खरीदा, उसके बाद क्या खरीदा इसने? उसके बाद उसका कुछ और खरीदा है? ये और 8 का 18 लाख का सामान खरीद लिया इसने। 18 लाख का सामान खरीद लिया इसने। टोटल सामान कितना आया उसके पास? 18 लाख रुपीज का है। सो विल राइट हियर, परचेजेस जो हैं वो कितने की है? 10 लाख की एक बार है, प्लस 8 लाख की एक बार है। टोटल कितना हो गया इसका? 18 लाख का परचेज हो गया। तो इसमें से देखते हैं उसने बेचा कितना कितना है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्रेडिट में बेचा था कैश में था। फर्क पड़ता है कॉस्ट से। देखिए जरा कितना था। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख एक बार, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख 50 एक बार। तो टोटल गुड्स कितने की बेची उसने? 5 लाख वो, 2 लाख वो, कितना 750 की चीजें बेची। फाइन विद यू। कॉस्ट कंसिडर करना, सेल्स प्राइस नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस कितना कर दिया उसने? सेल्स 2 लाख, नहीं कितना था ये? 7,50,000। विल राइट, बता रहा हूँ, 7,50,000। अभी बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। और कितना बच गया यहाँ पर? 17 बचना, 10,50,000। हाँ, आप क्या बोला किसी ने क्वेश्चन? हाँ हाँ, सुनो मेरी बात। तुमने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, योर एक्विजिशन कॉस्ट इज 10 लाख। तुमने 5 लाख का सामान 7 लाख में बेचा, तो तुम्हारा स्टॉक तो 5 लाख का गया, 7 लाख का गया। तो इसीलिए कॉस्ट ले रहे हैं। तो नहीं, 7 लाख के तो डेटर हुए ना आपके। सामान तो आपके पास से तो कॉस्ट निकली है ना। 10 लाख का सामान खरीदा, कॉस्ट। और 5 लाख का सामान हमने 7 में बेच दिया। 7 लाख से में कोई लेने देनी है, हमारी कॉस्ट कितने से कम हुई है? 5 लाख से। तो 10 लाख में से 5 का सामान गया, तो 5 लाख बचा आपके पास। अभी देखते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है। फिर उसने क्या किया? गुड्स ऑन क्रेडिट 25,000 बिंग रिटर्न डिफेक्टिव। तो 25,000 का सामान हमें वापस आ गया, ठीक है। नहीं, पहले 25 तो वापस ले लें। यार इधर देखना, क्या निकाल दिया मैंने, ये वाला। हाँ, और कॉस्टिंग उसकी 20,000 थी। तो हम किसको ऐड करेंगे? किस में ऐड करना है हमें ये? और हम निकाल क्या रहे हैं? स्टॉक निकाल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम कितना ऐड करेंगे? प्लस प्लस कितना ऐड कर देंगे? 20,000। तो ये हो जाएगा 0,0,0,0 7, 10,70,000। अभी हमारे पास 10,70,000 का सामान बचा है। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा। अब- हाँ, रुको। 2 LED 50,000 के डिस्ट्रॉय हो गए,
और इंश्योरेंस का 50,000 का एलईडी और चला गया हमारे पास से, तो माइनस, थोड़ा ऊपर करें जरा इसको, -50,000 रुपए का एलईडी, माइनस हम एलईडी कर रहे हैं कितने का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है हमारे पास 50,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है हमें, 0 to 10,20,000 बचा हमारे पास। और चलें क्वेश्चन में आगे क्या दिख रहा है, कौन सा 5,000, ये वाला, यहाँ, ये ये वाला, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, अभी देखते हैं पहले। एलईडी 50,000 का कर लिया, अब आगे देखें थोड़ा सा, इसमें 50, इसमें 5,000 कहाँ से आ गया, ये वाला, परचेज में हमने कितना लिखा है देखें जरा, व्हाट वी हैव रिटन इन द परचेज, 18 लिखा, तो यार लिख तो रखा है, लिखा तो ये परचेज 8 लाख। रुक जा रुक जा रुक, अरे रुक जा ना यार, क्या बात कर रहा है, ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू द ट्रेड ऑफ होम अप्लायंसेस, और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ी लिखा 5 लाख के होम प्लेट खरीदे हैं उसने, होम प्लेट तो नीचे खरीदे हैं ये रे, वो तो कैपिटल है, कैपिटल लगाने के बाद उसने डिसाइड करना चलो होम अप्लायंसेस का सामान खरीदते हैं। अब इधर आ जाइए, कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,25,000 पर, ये क्या हुआ, ये 225 क्या करा, कस्टमर ने सामान खरीदा ना, तो हमारी तो सेल्स हो गई, तो 225 और चला गया हमारे पास से, अंडरस्टूड और नॉट, 225 का सामान और चला गया, तो माइनस कितना कर दिया, 2,25,000। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हाँ जी, 7,00,000 बच गया, और 9 बच गया, और उसके बाद बच गया 9 में से 2 गया 7, 7,95,000 बचता है। और चलें आगे, कुछ दिख रहा है आगे क्वेश्चन में, और देखिए क्या दिख रहा है, डिस्काउंट का कुछ किया नहीं, ये तो हमारी कॉस्ट ही थी, डिस्काउंट था, सैलरी पे कर दिया, 5,000 कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, बताइए और कोई चांस बन रहा है दिखने का, तो कैन वी चेक, देखते हैं क्या दिखता है आंसर में अब, व्हाट इज द वैल्यू इन द आंसर, कितने की वैल्यू दिख रही है, 10, 18, 5, 2 लाख नील, सेल्स रिटर्न कर दिया 20,000, कौन से रिटर्न वाले, रुक जाइए हम देखते हैं एक बार दो चीजें, पहले मैं क्वेश्चन को देख लूं कहाँ था, क्या चीज छोड़ दी है, एक रिटर्न तो हमने एडजस्ट करी है, रुक जाइए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 वो रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव, ये ऐड हो गया, 25 ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ, और फिर ये था दीज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वो रिटर्न टू द सप्लायर एज वेल, क्या, देखो जरा यहाँ सॉल्यूशन देखना क्या कर रखा है, मैं दिखाता हूँ क्या कर रखा है, मैं बता रहा हूँ क्या कर रखा है, सुनो, ध्यान से सुनना, देखो बेटा समझना, 20,000, वो 25 की चीज थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी उसकी 20 ही है, जब मैंने खरीदा तो 20,000 कॉस्ट थी उसकी, तो मैंने परचेज रिटर्न करके परचेज से माइनस कर दिया, और जब मैंने बेचा 25 था, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट तो 20 ही थी ना, तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, 20 प्लस और 20 माइनस होना चाहिए था, हमने एक ही एस्पेक्ट लिया ना, अंडरस्टैंड, एक चीज जो है मैंने जब खरीदी थी 20 की थी, जब मैंने बेची तो 25 की बेची, ठीक है, जब वो 25 की चीज मैंने बेची तो मुझे वो वापस आई परचेज सेल्स रिटर्न बोल के, अब मैं 25 नहीं, मैं सेल्स रिटर्न बोल के मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉक में कितना ऐड करूंगा, 20,000 ऐड करूंगा, और वही 20,000 उठा के मैं वापस कर दूंगा, तो मेरे पास स्टॉक में क्या इफेक्ट आया, अंडे का इफेक्ट आया ना, वो गड़बड़ करी हम लोगों ने, हमने सिर्फ ऐड किया, माइनस तो किया ही नहीं ना, अंडरस्टूड द पॉइंट, तो हमें क्या करना चाहिए था इस जगह पे, इस जगह पे जो हमने यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ माइनस करा, ये +-20 करके हमें इसका इफेक्ट नलीफाई कर देना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ 20,000, ऐसा करके 775 तब आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं दोबारा बता दूं, आपने कोई आइटम 20,000 का खरीदा, दैट वाज योर परचेज,
उसी आइटम को आपने 25,000 बोल के बेच दिया, दैट वाज योर सेल्स। और वो जो 25,000 की सेल्स थी, वो जब हमें वापस आई सेल्स रिटर्न बोल के, तो मैं अपनी सेल्स से कितना, मैं सेल्स रिटर्न बोल के आया, तो मेरे स्टॉक में मैं कितना ऐड करूंगा, 25 थोड़ी ऐड करूंगा, 20 ऐड कर दूंगा, तो मेरे स्टॉक में 20 ऐड हो गया। उसी को उठा के मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, क्योंकि मेरा वो डिफेक्टिव था। मेरे पास प्लस भी हुआ, मेरे पास माइनस हुआ। अब देखिए, 20 में खरीदा था, 25 में बेचा। जब हमने बेच दिया, मेरे पास वापस आया, तो क्या हुआ, वो 20 का होके मेरे पास वापस आया, और वही 20 मैंने वापस कर दिया, तो मेरे स्टॉक में तो बचा ही नहीं ना, वो शून्य हो गया स्टॉक। इसीलिए हमने क्या किया, 20 प्लस किया और 20 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस क्या बोल के किया, प्लस बोल के क्या किया, सेल्स रिटर्न। और माइनस क्या बोल के किया, परचेज रिटर्न। इस सेल्स रिटर्न की हमने कॉस्ट वैल्यू कंसीडर करी, कॉस्ट वैल्यू इज कंसिडर्ड। जबकि इसकी सेल्स वैल्यू कितनी थी, 25,000 थी। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो। पहले परचेज 10 और 18 की 18 लाख हो गई, सेल कर ली 750 की 10,50,000 हो गई। जो सामान सेल किया उसमें से 20,000 रुपए का सामान वापस आ गया, जोड़ दिया। और वही सामान हमने परचेज रिटर्न करके माइनस भी कर दिया, हमने माइनस कर दिया, लास्ट में माइनस करा, यही माइनस करना था। वैल्यू बदल जाएगी। एलईडी डिस्ट्रॉयड हो गई थी 50,000 की, वो भी कम हो गया। 225 का फिर से सामान बेच दिया, तो कितना आ गया, 775 होना था इसका आंसर। इसलिए ऐसा किया। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, 775 का। ठीक है, बोलो। चलो और चलते हैं आगे। तो ये हमारा हो चुका है, ये वाला कौन सा पार्ट था, ये दिस वाज 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट परचेज। परचेज में से रिटर्न माइनस कर दो। हमारी परचेज कितनी आई थी क्वेश्चन में ऊपर, 18 लाख आई थी ना। उसमें से कितनी रिटर्न करी थी हमने, 20। तो व्हाट इज द वैल्यू, ये रहा। दिस इज क्लियर, वो तो हम देख ही चुके हैं। दिस इज फाइन। अच्छा, उसके बाद हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये रहा। ट्रेड डिस्काउंट 15,000 का, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वेरीफाई नहीं करते, दैट्स अवर आंसर। हैज अलाउड कैश डिस्काउंट इफ यस द बॉटम बॉटम, यार ना प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, ये रहा, ही फर्दर अलाउड डिस्काउंट 5,000 फॉर द पेमेंट ऑफ एग्रीड अमाउंट। तो 5,000 का हमारे लिए क्या है, अनिका मैनिक्योर, सैटरडे संडे, है ना, बाद में। तो कितना अमाउंट हुआ आपका, कैश डिस्काउंट कितना हुआ आपके पास, 5,000 का। देख लीजिए कैश डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, डिस्काउंट लॉस कैश डिस्काउंट का। ठीक है, अब जरा देखिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब घर के इस्तेमाल के लिए क्या चीजें उसने यूज करी हैं, दिख रहा है कहीं, कहाँ है। गुरमन विड्रू 30,000 फॉर इज पर्सनल यूज। तो ये आपका ड्राइंग्स हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स, ये 30,000 हो गया। ठीक है, और आगे चलेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ध्यान से सुनना। सेल्स रिटर्न 25 की है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 है। तो सेल्स रिटर्न तो 25 की समझी जाएगी, सेल्स रिटर्न कंसिडर करी जाएगी 25 की, सेल्स रिटर्न 25 की। परचेज तो 20 का ही माना जाएगा भाई। तो देखते हैं जरा कितना दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज सेल्स रिटर्न, ये रहा, सेल्स रिटर्न 25 का ही है, क्योंकि जो सेल्स प्राइस था वो 25 था ना। परचेज रिटर्न 20 का ही रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अब गुरबन ने कितना रिवेन्यू अर्न करा था वो देख लीजिए, इन गुरबन ने कितना कितना पैसा कमाया। तो टोटल सेल्स और टोटल एक्सपेंसेस जो है उसको माइनस करके निकाला। जरा देख लेते हैं सेल्स अमाउंट कैसे निकाला। सेल्स अमाउंट तो कैलकुलेट किया था ना हमने ऊपर, नहीं किया था, सेल्स देख लेते हैं। सीधा सेल्स अमाउंट, कहाँ गया सेल्स अमाउंट, ये रहा। उसने 7 लाख की चीजें कैश में बेची थी, और देखिए 7 लाख तो ये है, 3,10,000 ये है, कितना हो गया, 10,10,000। उसमें रिटर्न करनी है आपने कितने की, अब 7 लाख कैश में है, और 3,10,000 क्रेडिट में है ना। टोटल सेल्स कितने की होगी, 10,10,000 नहीं हुई। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 25,000 की, 20 की नहीं, सेल्स प्राइस 25 है। अरे भाई ये भी सेल्स प्राइस है, और वो 310 भी सेल्स प्राइस है, तो सेल्स रिटर्न तो सेल्स प्राइस की माइनस होगी ना। योर कैश सेल्स इज 7 लाख, और योर क्रेडिट सेल्स इज 310। तो टोटल सेल्स कितने की हो गई, 10,10,000। उसमें सेल्स रिटर्न कितने का अमाउंट है, 25,000 का। तो देखें जरा कितना अमाउंट अभी करा था उसने, जरा देखें, तो उसके बाद देखते हैं आगे।
पहले देखिए ये रहा, इसने नेट सेल्स करी थी 1270 की। अब आप देखिए हमने तो सिर्फ कितना लिखा था अभी, 1010। अच्छा यहाँ 225 की सेल्स नीचे भी तो हुई थी, याद है? ये रही, उसका सेल्स प्राइस लिखना है अभी हमने। ये रहा, ये 3 लाख, ये रहा 3 लाख अमाउंट है सेल्स प्राइस। ठीक है। अरे डिस्काउंट नहीं बेटा, सेल्स डिस्काउंट 3 लाख जो है ना, उसमें से 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, यानी आगे 285। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। तो अब मेरे पास बताइए कितने की चीज थी? पहले मेरे पास 7 लाख थी, प्लस 3,10,000 मैंने एक करा, प्लस मैंने कितना कर दिया, ये 3 लाख माइनस 15,000 कितना, 285। ठीक है, और माइनस कितना कर दिया, 25,000। अब बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, टोटल करिए कितना आता है। 12,70,000। लेट अस सी क्या हमारे आंसर से मैच करता है ये। ना कैसे कर रहा है, अब ना क्या बोल रहा है, कहाँ गया हमारा वो, मैच कर तो रहा है 1270। तो 1270 नहीं है, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ, देखो। 7 लाख का कैश सेल्स, 3,10,000 का क्या हुआ क्रेडिट सेल्स, प्लस वो जो 3 लाख की चीजें थी 15,000 के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कितना बचता, 285। ऑलराइट 285, और माइनस 25,000 की सेल्स रिटर्न, इनका टोटल करिए देखो कितना आता है। अबे 285 में 20 माइनस करते, 5 माइनस करते 60 बचता है ना, 260। 260 और 3, 570, और 7, 1270। 1270 तो हो गया क्या आपके पास सेल्स प्राइस। ठीक है, कहाँ गड़बड़ लग रही है? अरे बेटा, 7 लाख रुपीज का आपने सामान कैश बेचा, 3 टन का आपने क्रेडिट में बेचा, 3 लाख रुपए का सामान आपने बेचा था, जिसमें से 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 285 हुई ना सेल्स प्राइस, और 25,000 का सामान आपका वापस आ गया था। तो आपके पास 1270 की होगी नेट सेल्स। नेट सेल्स में करने हैं हमने एक्सपेंसेस माइनस। कौन से एक्सपेंसेस माइनस करें जरा देखिए अब आप, दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये रहे, ये दिख रहे हैं एक्सपेंसेस। क्या नेट परचेज होगी 780 की रिटर्न माइनस करने के बाद। उसके बाद क्या है, वो जो 20,000 का स्टॉक का लॉस हुआ था वो भी आपने माइनस कर दिया, वो भी तो नुकसान है आपका। फिर 5,000 का जो डिस्काउंट कैश में दिया वो भी माइनस कर दिया। इसको, इसका, अरे सब एक्सपेंस के तो जुड़ रहे हैं, एक्सपेंस तो है सारे हमारे। हम तो टोटल निकाल रहे हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, पेड अनपेड सब जोड़े जाएंगे। देखो परचेज इज ऑल्सो योर एक्सपेंस, लेकिन परचेज के बदले में सामान मिलता है। और लॉस ऑफ स्टॉक ये तो खत्म हो गया, 5,000 रुपए का आपने डिस्काउंट जो दिया था वो भी आपके लिए नुकसान था। 60,000 की सैलरी, 55 की सैलरी कैश, और 5,000 की आउटस्टैंडिंग, टोटल मिला के 60,000 की सैलरी हो गई। 5,000 का आपने प्रीमियम दिया, 10,000 के प्रीमियम में से 5,000 एडवांस था ना, 5,000 तो आपका एक्सपेंस बना, वो आपने जोड़ दिया। और ये क्या कर दिया आपने, 775 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, क्योंकि वो तो आपका यूज ही नहीं हुआ, उसको थोड़ी एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, तब जाके आपके पास कितना आया, 1095। 1095 आपने वहां से माइनस करा, तो यू गॉट योर इनकम। इनकम बोलिए इसमें, क्या गड़बड़ है? दिल है कि मानता नहीं, बताओ कैसे। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू आपके पास है 1270 का, टोटल एक्सपेंस कितने के दिख रहे हैं आपके पास, नेट परचेज, परचेज में तो कोई डाउट ही नहीं है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज करके माइनस कर दिया रिटर्न। फिर 20,000 का लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, लॉस ऑफ कंप्यूटर, लेकिन वो स्टॉक नहीं था, है ना? 50 लॉस ऑफ स्टॉक जो था। अच्छा लॉस ऑफ स्टॉक 50,000 क्यों करा, जरा एक बार देख लीजिए, और ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आप बोलेंगे आपके तो टीवी कितने के टीवी डिस्ट्रॉय हुए थे, देखिए जरा। आपका कितने का टीवी डिस्ट्रॉय था, 50,000 का, लेकिन 30,000 का तो इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, तो भाई एक्चुअल लॉस तो 20,000 का ही रहा ना। ये तो बात परेशान कर रही होगी ना, कि एलईडी के टीवी, एलईडी टूटा 50,000 का, हम 20 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 30,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो मेरा अल्टीमेट लॉस तो 20,000 का ही हुआ ना। उसे मैं अपना क्या एक्सपेंस की कैटेगरी में, एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपके सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस, पेड अनपेड दोनों। तो ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो गई, ये वाली वैल्यू में आपका, इसीलिए यहाँ पर उसने क्या करा, लॉस ऑफ स्टॉक 50,000 जो 20,000 जोड़ा है। वैसे आप ये भी कर सकते थे क्या, कि प्लस 50,000 और माइनस 30,000, 50,000 का लॉस जोड़ दिया, और 30,000 क्योंकि मिल गया था उससे माइनस कर दिया, तो नेट इफेक्ट 20 का ही तो आएगा लॉस। क्या? हाँ जी।
कौन, हाँ नहीं ये तो ठीक है ना, फाइनल इफेक्ट है आपके पास। और प्रॉफिट अर्न कितना है इसका, 175 ही बोल रहा है यहाँ पर ये। क्यों 175 बोल रहा है, क्योंकि कोई अदर रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम कुछ है ही नहीं। भाई मैंने बोला था ना, अंडे वाले के अंडे के बिजनेस से जो इनकम आई वो, और जो बिल्डिंग बेच के आई इनकम वो। नॉन ऑपरेटिंग तो कुछ है ही नहीं ना, सब गुड से रिलेटेड है। ये तो बोला नहीं उसने कि मैंने अपना कंप्यूटर बेच दिया, मैंने लैंड बिल्ड किया, मैंने बिल्डिंग, उससे तो इनकम कुछ आई नहीं है। तो जितनी इनकम आई है सब क्या है, उसकी प्रॉफिट ही कहलाएगी। अगर एक आइटम इसमें बोलता है ना रेंट रिसीप्ट 2,000 रुपए का, तो तब क्या होता है मेरी, तब मेरी गेन कितना होता, तब मेरा 2,000 का गेन होता, मतलब तब मेरा क्या हो जाता, प्रॉफिट प्लस गेन, तब जाके मेरी टोटल इनकम 177 की बनती। तो यहाँ पर मेरी प्रॉफिट जो है वो कितना, 175 का, क्योंकि देर इज नो इनकम फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ है ही नहीं। सो दैट वाज योर विच पार्ट, 18 पार्ट। हाँ जी, इसमें से, हाँ बिल्कुल सही, इसने बिल्कुल, आई टेल यू, देखो जरा ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस करा उसका रीजन बता रहा हूँ, देखो। मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था कितने का, 50,000 का, ठीक है जी। प्लस आपने क्या कर दिया, नेट परचेजेस कर दी। नेट परचेजेस कर दी कितने की, मान लो 2,50,000 की, ठीक है। प्लस आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के, मान लो 3 लाख रुपए के। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई बताइए आपकी, 3 to 5, और कितना हो गया, 3 और 5, 6 लाख। यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 6 लाख। टोटल सामान बनाने की लागत कितनी आई, 6 लाख आई आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा था, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस हटा देता हूँ। अब बताइए, अब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई, मतलब मेरे पास जो सामान है उसकी कॉस्ट कितनी है, एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है बताइए उसकी, कितना, 2 और 5 कितना हो गया मेरे पास, बोली 3 लाख की वैल्यू आ गई ना। 5 लाख कैसे यार, दिस इज 50,000, दिस इज 250। तो मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 3 लाख। स्टॉक की वैल्यू 3 लाख है ना मेरी, करेक्ट। अब उसमें से मैंने सेल कर दिया कितने का, 50,000 रुपए का, मतलब या मैंने सेल कर लिया 250 का, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 50,000, ठीक है। तो एक बात बता मुझे, जो सामान मेरा बिका ही नहीं, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए लॉस कैसे हो गया। योर क्लोजिंग स्टॉक इज विद यू, या तो पूरा का पूरा क्लोज। अब आप क्या करती, आपने लिखा 3 साल का स्टॉक है, 2.5 लाख बिक गया, 50,000 मेरे किसी काम का नहीं है, जय गंगा मैया, बहा दिया उसको। हाँ तब, बट इट इज नॉट अ डेड कॉस्ट, इट स्टिल एग्जिस्ट विद यू। इसे मैं एक्सपेंस कैसे मान लूं, जो मेरा सामान बिका ही नहीं, तुमने, हटा दो इसको, तुमने सामान खरीदा 10 लाख रुपए का, ठीक है जी। तुम्हारा सामान बिक गया 9 लाख रुपए का, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा कितना, 1 लाख रुपया, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपकी कॉस्ट थोड़ी है, ये तो परचेज के अंदर इंक्लूड है, ये तो बिका ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, आप क्या करते हैं, इसीलिए जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, ये क्लोजिंग स्टॉक, जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस लेके चल रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट योर एक्सपेंस। एक्सपेंस तो तब होता ना जब ये यूज हो गया होता, यूज तो वही नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए, यहाँ देखना, आपको समझ में आएगा। हम बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आएगा, जब अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके लिए साथ शब्द लगाते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसको किनारे कर लें जरा समझना। मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक था कितने का, ओपनिंग स्टॉक था आपका 2 लाख रुपए का, ठीक। प्लस आपने नेट परचेजेस कर ली, नेट परचेजेस कर ली कितने की, 5 लाख रुपए की, ठीक। प्लस आपने क्या कर लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लिए प्रोडक्शन में, 10 लाख के, और अब आपके पास ये क्या आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी आई आपके पास, 5 तो 7, और कितना हो गया ये, 17 लाख। 17 लाख क्या है आपके पास, गुड्स प्रोड्यूस आई, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आई। 17 लाख को आपने मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दिया कितने से, 1 लाख से,
आपने टोटल प्रोडक्शन एक प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, 17 रुपीज। ठीक है, अब जरा इस तरफ देख लें, अभी आपको आंसर क्लियर होगा। आपने क्या कर दिया, सोल्ड, सोल्ड कितनी, 70,000 यूनिट्स, 70,000 यूनिट्स एट द रेट ₹50 पर यूनिट, आपने इतने में बेच दिया। तो बताइए आपकी सेल्स कितनी होगी, सेल्स 70,000 × 50, योर सेल्स इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 35, कितना हो गया, 35 लाख हो गया, करेक्ट, 35 लाख हो गया ना। और बनाने की कीमत कितनी थी, माइनस कॉस्ट 17 लाख, कितनी थी कॉस्ट, 17 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपके पास, 18 लाख का। ठीक है जी, है ना, कितना आसान था, है ना। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताओ क्या गलती है, बताओ क्या गलती है, अभी बताए क्या गलती है, कोई बताए क्या गलती है। हाँ हाँ, तुमने 70,000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से बेची, तुम्हारी सेल्स प्राइस होगी 35 लाख रुपया, तुम्हारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई थी, 17 लाख रुपया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 18 लाख रुपया, पर गलत है ये। हम्म हम्म हम्म। हाँ बोल बोल। तुमने कॉस्ट लगाई है 1 लाख यूनिट की, और सेल्स प्राइस ले रहे हो कितने की, 70,000 यूनिट की, लोचा कर दिया ना। हाउ कैन यू कंपेयर सेल्स प्राइस ऑफ 70,000 यूनिट विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख यूनिट, ये कंपैरिजन तो गलत हो गया ना, हुआ नहीं हुआ बताइए, गलत है नहीं कंपैरिजन। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 70,000 की कॉस्ट कंपेयर करनी चाहिए ना, बोलो हाँ या ना, नहीं करनी चाहिए 70,000 की कॉस्ट कंपेयर। तो मैं क्या करूंगा, जरा देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ 70,000 यूनिट्स वो निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ 1 लाख यूनिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ 30,000 यूनिट्स, आया ना, बोलिए। 1 लाख यूनिट जो बनाई थी, और जो कॉस्ट ऑफ 30,000 यूनिट्स मतलब अनसोल्ड, इसकी अनसोल्ड, अनसोल्ड की कॉस्ट माइनस करिए ना। कॉस्ट ऑफ बनाने की यूनिट कितनी थी, 17 लाख, माइनस, अब जरा मुझे बताइए 30 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,10,000। अरे भाई एक की 17 रुपया है, तो 30,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इंटू 17, 1 2 3 4, 17 थ्री कितना था, 51, 5,10,000, आई माइनस 5,10,000, गॉट इट। अब बताइए मेरी कितनी आई, 11,90,000, ये क्या आ गई मेरी, क्या आई है मेरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जरा सीधी ध्यान से सुनना, जब मैंने कॉस्ट नाम का एक्सपेंस निकाला तो क्या माइनस करा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड क्या होता है, क्या होता है बता, क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। क्यों माइनस कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक आप, ताकि आपके प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लोचा ना हो। अभी आपके सामने बताया ना मैंने, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं हटाऊंगा तो मेरी प्रॉफिट की फिगर क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया, क्या हटाया, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड हटाया, वो क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हम लोगों ने। यू गॉट द रीजन नाउ। तो अब जरा ध्यान से सुना, ये 1190 जो है ये क्या है, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स प्राइस से कंपैरिजन करूंगा और प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो समझना, जब मैं ओपनिंग स्टॉक परचेज और एक्सपेंस जोड़ता हूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर मैं अनसोल्ड की कॉस्ट हटा दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हटाऊंगा, अभी तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आती है। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ इन्होंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को माइनस किया, क्योंकि दैट वाज नॉट माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो अननेसेसरी जुड़ी हुई थी उसके साथ। जैसे इस एग्जाम्पल में ये 17 लाख को जब आप कंपेयर कर रहे थे तो आपका आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग सेल्स प्राइस ऑफ 70,000 यूनिट्स विद कॉस्ट ऑफ 1 लाख यूनिट। तो आपने क्या किया, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो कंपैरिजन आसान हो गया ना, सेल्स 70 की और कॉस्ट 70 की, देन यू गॉट प्रॉफिट ऑफ 70।
30 का क्या होगा, जब बिकेगा तब कंपैरिजन कर लेंगे, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया गया। ठीक है, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अंडरस्टूड। ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक हरक्यूलियस क्वेश्चन था, बाहुबली क्वेश्चन। अब जरा देखिए, इस जैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो देखिए जरा, आप आपके यहाँ पर। कुछ भी देख लो, ये वाला देख लो, ये रहा, दिस इज हियर। रूमर स्टार्टेड बिजनेस, 3 लाख फर्नीचर में दे दिया, और 6 लाख रुपया स्टेशनरी में दे दिया। स्टेशनरी का बिजनेस है, ये क्या हो गया इसने, फर्नीचर, ये तो एसेट्स खरीद ली, वो गुड्स खरीद ली। तो क्या करें, ही एम्प्लॉयड सेल्स पर्सन एंड क्लर्क, 15,000 सैलरी एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी 4,50,000 की कैश में 750 की हो गई। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी 4,000 फ्रॉम अनिल, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एंड ही लॉस्ट स्टेशनरी 90,000 की। पार्ट ऑफ फर्नीचर विच कॉस्टेड 1,20,000 सोल्ड फॉर 1,35,000। ये जो बेचा आपने ये वाला, ये कैपिटल असिप्स है। देखें क्या क्या बोल रहे हैं। कैपिटल ने कितने बिजनेस से स्टार्ट किया था, 15 लाख से स्टार्ट किया था। वट आर द फिक्स एसेट्स ही बॉट, क्या फर्नीचर खरीदा 6 लाख रुपए का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड परचेज, 6 लाख का स्टेशनरी आइटम खरीदा, और तो नहीं खरीदा था ना कुछ, और भी खरीदा था। अबे स्टेशनरी तो 6 लाख की खरीदी ना उसने। रुको यार देखो, आउट ऑफ विच 3 लाख परचेज फॉर फर्नीचर एंड 6 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी। व्हाट इज द, ये बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज बोला ना उसने पहले, तो कितना है। अच्छा ठीक है, हाँ फिर तो 10,50,000 हो गया। और आगे चलते हैं। हु इज द क्रेडिटर एंड सेट द अमाउंट पेबल टू हिम, अनिल, और कितना पैसा देना है उसको। रिटर्न तो नहीं करा ना अनिल ने कुछ, नहीं करा, रिटर्न होता तो रिटर्न माइनस करने के बाद बताते उसको। और आगे चलते हैं। फर्नीचर बेचने में कितना का गेन हुआ उसको, 1,20 का, 35 में बेचा तो 15,000 का गेन हुआ। वट लॉस ही इन अकर्ड, 90,000 का स्टेशनरी का लॉस उसने, वो हो गया। वट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, उधार कितना बेचा है, 3 लाख का क्रेडिट। और विजय, विजय ने कोई रिटर्न तो नहीं करा, नहीं करा, तो 3 लाख उसका डेटर हो गया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैसे, 90,000 का लॉस, और क्या था, सैलरी 15,000 की, 1,05,000, इजी था, हो गया आराम से। यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, एक तो ये करने के लिए दिया था मैंने, वो सब, यू यू टोल्ड द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, और चले नीचे जरा, ये भी वैसे ही है, देख लीजिए। गणेश स्टार्ट करता है बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट 8 लाख का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख का, परचेज ऑफ गारमेंट्स 50,000 का, फर्नीचर 50,000 का, कंप्यूटर, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वो एसेट्स नहीं है, मतलब एसेट्स है लेकिन करंट एसेट्स है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा। तो आपने क्या कर दिया, जो गारमेंट खरीदा वो तो परचेज हो गई, 50,000 और 50,000 का हो गया, 1 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, एसेट्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच गणेश स्टार्टेड, दैट इज देयर। फिक्स एसेट्स कितनी की होगी, 1 लाख की। गुड्स परचेज कितने की करी, 40 की वहां करी थी, और भी खरीदी थी, ये रहा, 2 लाख रुपए का मेंस गारमेंट खरीदा, 2 लाख 6 लाख। चलो जी ठीक हो गया। व्हाट इज द क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का सामान बेचा उसने, कहाँ बेचा सामान, सतीश को 2 लाख रुपए नेक्स्ट मंथ, 2 लाख सतीश हो गया। व्हाट इज द क्रेडिटर एंड सेट द अमाउंट पेबल। व्हाट इज द डेटर, राजेश को बेचा, कोई रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न जरूर देख के चलना, रिटर्न नहीं है तो काम आसान है। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने आगे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस किसको बोलेंगे, है कोई सैलरी वैलरी इसकी कहीं, एक्सपेंस कहाँ है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस बोला है उसने, लॉसेस नहीं बोला। 15,000 रुपए का, ठीक है। और व्हाट आर द अमाउंट ड्राइंग ऑफ गणेश, 20,000 का। इतना आसान नहीं आने वाला, 6 का लाख, टोटल एक्सपेंस ना, जरा देखते हैं कैसे करा इसने। देखो कितना लिखा है इसने यहाँ पर, 6,15,000, कैसे जोड़ा भाई 6,15,000 इसने, देखे 15,000, ये क्या परचेज को भी इसने उसी में जोड़ दिया, देखो जरा परचेज कितनी की आपकी, 4 लाख वो थी, 2 लाख ये थी, 6 लाख। हाँ, इसने परचेज को भी एक्सपेंस में जोड़ दिया, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है पीछे। तो जब कभी ऐसा लिखे आप, तो देखिए, एक तो अपने स्कूल के टीचर से पूछे कि भाई मैम इस कंडीशन में हमें क्या करना है, क्योंकि हर टीचर का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। ठीक है, परचेज इज ऑफ कोर्स एन एक्सपेंस, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली कैटेगरी में नहीं जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उसने एक्सपेंस में किसको इंक्लूड करा था, परचेज इंक्लूड नहीं करा था, और यहाँ कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंस बोलूँ तो बिजनेस एक्सपेंस की बात करते हैं। परचेज हमारे लिए क्या होता है? परचेज हमारा जो होता है वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है, सीधा सीधा पार्ट होता है। तो somebody may include, somebody may not include expense in purchases। जैसे देखें, तो अगर हमारे बिजनेस के रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने होंगे अगर हमें, तो परचेज वाला एक्सपेंस इंक्लूड होगा, देखा था आपने पीछे। इफ वी हैव टू कैलकुलेट इनकम, तो मैं क्या करूंगा, टोटल रेवेन्यू और माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस में परचेज भी इंक्लूड करा था हमने। ठीक है, सो इट इज देयर। एक्सक्लूसिव एक्सपेंस बोल रहा है 15,000 रुपए का आपको एक्सपेंस आया, तो ये आप नोट लिख सकते हैं कि परचेज इज इंक्लूडेड इन एक्सपेंस, तो जोड़ देना उसको, उसके साथ चलना है। दैट दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपके स्कूल के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा करके। ठीक है, लेकिन डेटर और क्रेडिटर को डिसाइड करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो नहीं है कहीं क्वेश्चन में। और कई बार बीच में एक लाइन दे देते हैं कि 50,000 वॉज पेड टू, 50,000 वॉज रिसीव फ्रॉम डेटर, तो फिर वो भी डेटर में से कम हो जाएंगे। जब 15,000 वॉज पेड टू क्रेडिटर, वो भी कम हो जाएंगे। इस तरह से आपके डेटर क्रेडिटर की वैल्यू डिसाइड करते समय ध्यान रखना कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हुआ है या नहीं है, और कहीं आपने पेमेंट रिसीव दी तो नहीं है, तब आप डेटर क्रेडिटर की वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज डन। सो आई कुड नॉट स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज लाया था मैं आप लोगों के लिए, पर चलो अगली क्लास में दिखाऊंगा। विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नोट्स जो है ना आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे।